क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो समझिए, अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दें, प्रोजेक्ट मतलब फेंक दें, और वो हवा में मूव करे, और वो मूव करे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, और हम इतनी हाइट तक भी ना फेंकें कि ग्रेविटी ही वेरिएबल हो जाए, यानी हाइट इतनी रहनी चाहिए कि ग्रेविटी वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट ही रहे, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। क्लियर? यहां पर एयर रेजिस्टेंस भी रहता है, प्रैक्टिकली तो रहता है, बट हम इसमें 11th और 12th के लेवल पे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके स्टडी करते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वो शेप डिपेंडेंट है, तो वो अलग अलग शेप की बॉडी पे अलग अलग वैल्यू लगेंगी, और वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो उसको डील करना इस लेवल पे मतलब डिफ़िकल्ट है। तो हम 11th-12th लेवल पे इस मोशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों? लेकिन वो इग्नोरेबल है नहीं, वो है ज़रूर, बट हमें इग्नोर करना है क्योंकि हमें अभी एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? चलिए, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से तो हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे ही। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम किसी पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी से एक सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, अब वो एंगल 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 90 पे प्रोजेक्ट कर दिया तो वो कहलाएगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो वो बॉडी एयर में ही नहीं जाएगी। तो अदर देन 0 एंड 90 डिग्री और 180 डिग्री हम प्रोजेक्ट कर दें तो जो मोशन कहलाता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए u वो वेलोसिटी है जो हमने दे दी है इस पार्टिकल को, राइट? तो u वेलोसिटी से ये पार्टिकल जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, और ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे गिर जाता है कहीं। तो मान लीजिए o वो पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, और ये पॉइंट है हमारा कोई, इसको चलिए a मान लेते हैं, जहाँ से फेंका हमने वो a है, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट C है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये लैंड किया है ये E है मान लीजिए। ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया, और t इज इक्वल टू TA वो इंस्टेंट है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, और t इज इक्वल टू कैपिटल T वो इंस्टेंट है जब ये वापस ग्राउंड पे लैंड कर गया। ठीक है? और ये जो C की हाइट है ग्राउंड से वो है कैपिटल H। ठीक है बच्चों? तो अब मुझे इसमें देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो डिफरेंट टर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ux क्या है? तो ux है कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि हो जाएगा, देखिए अगर मैं u का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग लूँ तो ये आएगा u cos थीटा। सो इट विल बी u cos थीटा। सिमिलरली uy आएगा u sin थीटा, ये है u sin थीटा, uy इज u sin थीटा। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई अगर एक्सेलरेशन की बात करे तो वो है 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो है -g, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो -g। ठीक है? और एक्स नॉट का मतलब है इनिशियल पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि है 0। सिमिलरली वाई नॉट भी 0 है, मतलब जहाँ से फेंका हमने उसी को ओरिजिन मान लिया, तो इसलिए एक्स नॉट वाई नॉट हो गए 0। सही है? अब मेरा पहला मकसद है कि मैं TA पता लगाऊं। तो जब पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो हाईएस्ट पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। कारण यह है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो घटते 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 0 हो गई। अब जब 0 हुई उसके बाद ही तो ऊपर जाना बंद किया और नीचे आना शुरू हुआ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। तो हम कहेंगे कि जो Vy है वो 0 है एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, TA।
तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी, इसमें हम ज़ीरो पुट कर देंगे और ये यू वाई रहेगा और ये रहेगा माइनस का जी और ये टी ए हो जाएगा। तो यहाँ से टी ए की वैल्यू आएगी बच्चों यू वाई अपॉन में जी। ठीक है, टी ए की वैल्यू आ गई यू वाई अपॉन जी। सिमिलरली अब मुझे कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल टी की वैल्यू के लिए मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और क्योंकि वाई नॉट तो ऑलरेडी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो हो जाएगा टी इज इक्वल टू टी पे, तो एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी वाई इज़ ज़ीरो। तो उससे मेरा जो आंसर आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू यू वाई इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ minus g into capital T square. So this gives me capital T is equal to 2uy by g. Hope you got it. तो आप देख सकते हो कि TA जो कि टाइम ऑफ एसेंट था वो आया, TA आया uy by g और जो T जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था वो आया 2uy by g। तो काफ़ी हद तक मोशन इन 1D जैसा ही है। तो इस तरह से अगर मैं TD यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट निकालूं तो वो आएगा TD इज इक्वल टू T माइनस TA यानी कि TD इज इक्वल टू 2uy by g माइनस uy by g यानी कि TD इज इक्वल टू uy बाई जी। तो ये साबित हो जाता है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम हाइट भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले आई थी आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अब यू वाई क्या है? यू वाई है बच्चों यू साइन थीटा। तो अगर मैं यू साइन थीटा पुट कर दूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो अब इसमें एक फॉर्मूला और हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज का। तो देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला और कैलकुलेट करते हैं रेंज के लिए। तो ये मैं रब कर देता हूं। देखिएगा, जब पार्टिकल हमने ए से फेंका और वो ई पे जाके गिरा तो इस डिस्टेंस को, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुई है पार्टिकल द्वारा ग्राउंड पे, रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो कि आर से रिप्रेजेंटेड है उसके लिए यू एक्स को टी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यू एक्स है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टी है टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये आया यू एक्स इंटू 2uy बाई जी। तो ये बन जाता है 2ux इंटू यू वाई बाई जी, रेंज का फार्मूला। अब आप कहेंगे कि सर इस फॉर्म में फार्मूले को याद करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने वेलोसिटी दे दी कि भाई एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो उसकी आप रेंज बताइए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दी गई है आपको, तो आपको थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें और फिर फार्मूले में पुट करें, ऐसा ना करें। आपको यही फार्मूला याद रखना है 2ux uy बाई जी। जी को आमतौर से 10 ले लिया जाता है अगर सिंप्लीफाई करनी है कैलकुलेशंस। तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू 2 इंटू में ux विच इज़ 60
इंटू यू वाई विच इज़ 80/10। तो कैंसिल कर देंगे एक ज़ीरो को और ये आ जाएगा 12 इंटू 80, तो 960 मीटर। तो इस तरह से रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया है कि कुछ फार्मूलों को हम अगर डिफरेंट तरीके से याद करें तो हमारे सॉल्यूशंस कितने आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें थीटा दिया हुआ है और यू दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू में u कॉस थीटा इंटू में u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो आप जानते हो कि कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये फार्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब आपको सिखाते हैं कि इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिएगा, हम ये मान लेते हैं कि P हमारे पास कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, यानी कि ये डिस्टेंस है y मतलब वर्टिकल हाइट और ये है x। दिस इज x, ये x है। तो P पॉइंट के लिए x डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो या फिर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए। अब ए एक्स तो ज़ीरो है, सुना बच्चों, ए एक्स ज़ीरो है, एक्स नॉट ज़ीरो है, तो इसका मतलब x आ गया हमारा यू एक्स इंटू टी। बिल्कुल सही, गुड। अब ए वाई की बात करते हैं, y डिस्प्लेसमेंट। तो y की इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अगर ये हमारी इक्वेशन है तो इसमें y नॉट ज़ीरो है क्योंकि इनिशियल पोजीशन अलॉन्ग y एक्सिस ज़ीरो है। ए वाई जो है वो माइनस जी है, बिल्कुल ठीक। तो हमारा y आ जाएगा यू वाई इंटू में टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी है यानी x और y में जो रिलेशन है वो t की फॉर्म में है। तो इसको हमें t को एलिमिनेट करना है। तो t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, असल में हम t की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं x अपॉन यू एक्स और इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू यू एक्स इंटू एक्स अपॉन y इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी, x अपॉन यू एक्स एंड माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यू वाई है u साइन थीटा और यू एक्स है u कॉस थीटा। तो y बन जाता है हमारा x इंटू में टेन थीटा, u तो कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स है u कॉस थीटा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। अब ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझे बच्चों। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, आई वांट टू चेंज इट्स फॉर्म। तो कैसे मैं इसकी फॉर्म चेंज करूँ ज़रा समझिए। फॉर्म चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है देखिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। देखो बच्चों, ये थी हमारी इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया,
इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने इसको ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इस टर्म को देखूं, इस टर्म को, तो ये है g/2u² cos थीटा साइन थीटा। तो एक तरीके से ये 1/r है। तो कहने का मतलब हमारी इक्वेशन बन जाती है y = x tan थीटा माइनस x² साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, x² tan थीटा डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड बाय r इसलिए क्योंकि g/2u² cos थीटा साइन थीटा जो है वो 1/r है। तो मैं x tan थीटा इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, x tan थीटा कॉमन, तो ये बन जाता है हमारा 1 - x/r। ये एक अनदर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे फ़ायदा ये है बच्चों कि जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0 और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं r,0। तो जो हमारी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x/r की वैल्यू 1 आएगी, यानी x की वैल्यू r आएगी। तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें y = दिया हुआ है तो हम y को 0 पुट करेंगे और हमारी रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें दिया हुआ है y = ax - bx² और हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो क्या आएगा? तो आप y को पुट कर दीजिए 0, पुटिंग y = 0, तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी a/b। तो ये 0 तो ठीक है पर a/b रेंज है, बच्चों समझे? तो हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए ये। तो होपफुली आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब मैं सारे फार्मूले एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, जो जो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे देता हूँ जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के। ओके, देखिए तो बच्चों सबसे पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था टाइम ऑफ एसेंट विच इज़ uy/g, यानी कि u sin थीटा बाई g। दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट जो कि uy/g था, यानी कि u sin थीटा बाई g था। तीसरा फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2uy/g था, यानी कि 2u sin थीटा बाई g था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद मैंने आपको रेंज का फार्मूला बताया 2ux uy/g। उसके बाद आपको रेंज का फार्मूला मैंने बताया u² sin 2 थीटा बाई g। तो इसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताई, उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताई, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, ओके। अब सपोज करो कि t = 0 वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, और t = t1 वो इंस्टेंट है जब पार्टिकल हमारा p पे पहुंचा। अब p की हाइट है y नहीं ले रहे हैं, चलो h ले रहे हैं, h ज़्यादा बेटर रहेगा, h इज़ द हाइट, और इसको हम x1 लिख देते हैं। तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं हमारे x1, h। अब पॉइंट P के ही कॉरस्पॉन्डिंग हम एक और पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर Q। Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 हैं, लेकिन हाइट उसकी भी h ही है, तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेट हैं x2, h। और मान लीजिए कि टाइम यहाँ पे होता है t = t2, हाइट इसकी भी h ही है, समझ रहे हैं। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन है। तो देखिए करते हैं स्टडी। हमारी इक्वेशन है y = y0 + uy × t + ½ of
ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई नॉट है हमारा 0, तो मैं वाई को क्या पुट करूं बच्चों, बताओ। जाहिर सी बात है वाई को मैं एच पुट करूंगा, तभी तो T1 और T2 यानी P और Q के लिए इक्वेशन बनेगी। तो फॉर P एंड Q वाई को पुट कर देते हैं एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई जो कि माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू वाई इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा जी टी स्क्वायर माइनस 2u(y) इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, मान लो वो रूट T1 और T2 हैं। तो अगर मैं T1 प्लस T2 निकालूँ तो T1 प्लस T2 आएगा 2u(y)/g। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप जानते होंगे कि अगर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट है -b/a। अब b की जगह पे -2uy है, तो -b हो जाएगा प्लस का 2uy अपॉन में a जो कि g है। ठीक है, तो ये 2uy/g तो t था, कैपिटल T था। तो बस अब बात समझ में आ गई कि अगर पार्टिकल को T1 टाइम लग रहा है O से P तक जाने में और T2 टाइम लग रहा है O से Q तक जाने में, तो उन दोनों टाइम का सम जो है वो कैपिटल T है। इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकलेगा वो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअली ऐसा ही कंक्लूजन हमने 1D में भी निकाला था, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि टाइम फ्रॉम A to P is T1. Time from A to Q is T2. Time from A to E is T. And time from Q to E देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम T में से T2 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का टाइम आ जाएगा ना। तो दैट विल बी एक्चुअली T माइनस T2 और T माइनस T2 T1 आ जाएगा। तो हमने ये साबित कर दिया है बच्चों कि पार्टिकल को A से P तक जितना टाइम लगेगा उतना ही Q से E तक लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं P के बजाय B बोल दूं तो A से B तक का टाइम ये C हो गया, और Q के बजाय मैं D बोल दूं इज इक्वल टू D से E तक का टाइम। एक्चुअली नाम जो है वो A B C D E अब बिल्कुल सेट हो गए। ठीक है, A से B तक का टाइम इज इक्वल टू D से E तक का टाइम। तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, A से B तक का टाइम T1, A से D तक का टाइम T2 और फिर A से E तक का टाइम T, तो इसका मतलब D से E तक का टाइम T1। क्लियर है? चलिए, तो हमने ये साबित कर दिया है कि सेम हाइट तक जाने में और सेम हाइट से नीचे आने में सेम टाइम लगेगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में क्या कंक्लूजन निकलेंगे। तो स्पीड के लिए मैं दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप इतने ये नोट करें। नोट हो गया? चलिए ठीक है, ओके। यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे, ये है A, ये है B, ये है C जो कि मैक्सिमम हाइट है,
और ये है D और ये है E जहाँ पे लैंड किया है। ठीक है बच्चों, अब मैंने जानना चाहा कि अगर यहाँ पे स्पीड है V और यहाँ पे स्पीड है V डैश, तो क्या रिलेशन है V डैश और V में। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये U है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, समझना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वी एक्स स्क्वायर है यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ए एक्स ही ज़ीरो है, तो इसलिए वी एक्स स्क्वायर हो गया हमारा यू एक्स स्क्वायर। अब वी वाई स्क्वायर क्या है, वी वाई स्क्वायर है यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट तो ज़ीरो है, तो वी वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। अब ध्यान दीजिएगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा, फाइनल स्पीड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy। ये हमारा मेन रिजल्ट है। तो b के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x1, h, यानी ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस हमारी h है, ये डिस्टेंस हमारी x2 है और ये डिस्टेंस हमारी h है। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे b के लिए लिखना है, फॉर b के लिए जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, y की जगह h रख देंगे इसी इक्वेशन में। जब d के लिए लिखेंगे तो फॉर d के लिए क्या लिखेंगे, तो d के लिए लिखेंगे बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि d की भी तो हाइट h ही है, तो अगर d की भी हाइट h है तो d की भी इक्वेशन वैसी ही बनेगी, नहीं बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी। तो अब तुम देख सकते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v, तो हमने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे स्पीड सेम होगी। क्लियर। अब ज़रा समझते हैं, मान लो कि ये जो वेलोसिटी है ये है ux, अब vx तो ux के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x कंपोनेंट होगा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये तो ux ही होगा, समझे, तो vx होगा और vx ux के इक्वल है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका ये भी vx ही होगा, मतलब vx ux के इक्वल है, तो ये कंपोनेंट x कंपोनेंट तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ना केवल स्पीड सेम है बल्कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी सेम है, बस थोड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि अगर यहाँ पे कंपोनेंट है vy तो ये वाला कंपोनेंट है माइनस vy, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी नीचे को है, बस यही फ़र्क है। यानी पॉइंट B पे और D पे x कंपोनेंट सेम होंगे, y कंपोनेंट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर है बच्चों, तो आप ये नोट करें, x कंपोनेंट इक्वल रहेंगे, y कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, राइट। चलिए अब इसी में मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, देखिएगा। नोट किया आपने, कर लीजिए। तो जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो ये है, देखिए जैसे कि आपको याद हो अभी मैंने बोला था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, याद है। तो अगर मैं पॉइंट B की बात करूं, पॉइंट B की, तो पॉइंट B के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो पॉइंट B के लिए इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू x1 इंटू में टेन थीटा इंटू में 1 माइनस x1 अपॉन में r, और r को r ही रहने देते हैं, ठीक है।
और तो ये हो गया h इज इक्वल टू x1 इंटू में r माइनस x1 बाई r इंटू टेन थीटा। अब अगर मैं पॉइंट क्या कहते हैं आपका d की बात करूं तो h हो जाएगा हमारा x2 इंटू में r माइनस x2 बाई r इंटू में टेन थीटा। अब क्योंकि h h के इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, r r के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इंटू में r माइनस x1 इज इक्वल टू x2 इंटू में r माइनस x2। ठीक है बच्चों। अब ये प्रोडक्ट इक्वल कब होगा? ये इक्वल तभी होगा जबकि r माइनस x1 की वैल्यू x2 हो। समझे बच्चों? तो r माइनस x1 की वैल्यू x2 हो जाएगी, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और r माइनस x2 की वैल्यू x1 हो जाएगी। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू r। सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अगर ये इक्वेशन आ गई सॉल्व करने पे, तो पता ये चला कि ये डिस्टेंस जो कि x1 थी यहाँ पर और ये डिस्टेंस जो कि x2 थी, तो ये कितनी हुई? तो ये डिस्टेंस हुई r माइनस x2 जो कि x1 है। तो यानी कि इससे साबित हुआ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब अगर ये डिस्टेंस b की डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x1 है, तो d की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ लैंडिंग से x1 है। तो वो तो होना ही था, वो नेचुरली बात है, क्योंकि ये जो पाथ है ये पैराबोलिक है और पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर होती है। यानी ये जो लाइन है हमारी C से गुजरने वाली लाइन, इसके लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ राइट साइड में है। हम इसको लॉजिक से भी कह सकते थे कि भाई ये अगर x1 है तो ये भी x1 है, सिमेट्री। तो आप समझ जाइए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ वर्टिकल हाइट के लेफ्ट और राइट में एक जैसा होता है। ठीक बच्चों।